इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम क्या है, पहले हम पढ़ेंगे अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे और जो चीजें याद करने की है याद करेंगे, समझने की है समझेंगे। फिर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ अपना क्या बोलते हैं प्रस्थान करेंगे। ठीक है, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। सारे आपको याद ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये वाली लाइन जरूर याद होनी चाहिए। स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये वाली जरूर हमेशा के लिए याद होनी ही चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमें पता है डी ब्लॉक में देखो इधर कौन से एलिमेंट आते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। बीच में आए अपने डी ब्लॉक है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, और इधर आ जाएंगे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। तो एस और पी के बीच कौन से विराजमान है, अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो एक चीज होती है जिसका नाम है, एक चीज होती है केमिस्ट्री में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ लेंगे तो आधी से है ना, हाफ ऑफ द थिंग्स, इंग्लिश में बोलता हूं मैं, हाफ ऑफ द थिंग्स विल गेट, क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड। अब हम सीखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखने हैं। देखो एक बात हमें लॉजिक से पता है कि यहां पे अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे, यहां पे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, और एस ब्लॉक में यहां पे जो एलिमेंट था वो कौन सा था, वो कैल्शियम था। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है। तो यहां पे 20 एटॉमिक नंबर, यहां पे 21, ये 21, फिर 22, 23, 24, 25 एंड आगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतनी सी बात हमें पता चल गई कि स्कैंडियम कितना है, 21 है, 21 है। तो स्कैंडियम की मान लो हमसे पूछ ली जाए कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, हमसे क्या पूछ लिया कि भाई स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो हमें एक बात पता चल गई, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है, 21 होता है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, तो 21 से पहले वाली जो नोबल गैस आएगी उसको पकड़ लो। तो 21 से पहले नोबल गैस कितने पे आएगी, 18 पे आएगी, और कौन सी आएगी, आर्गन आएगी, है ना। 18 पे कौन सी आएगी, आर्गन आएगी। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन ने फिल कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन ने फिल कर दिए, बचे कितने, देखो 18 फिल हो गए तो बच कितने गए, सिर्फ 3 बच गए। तो 3 कहां भरे जाएंगे, देखो 4s3d, है ना। अब 3 भरने हैं तो s में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 ही आ सकते हैं इसमें, तो बचा एक, अब एक डी में आ जाएगा अपना। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सिंपल सी बात देखो, इस लाइन की अगर हम कर सकते हैं तो नीचे वाले का पूछ लिया जाए, इसका पूछ लिया जाए तो सिंपल है, वो बढ़ाते जाओ, अपनी जो शेल है वो बढ़ाते जाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्कैंडियम की थी, अब मान लो इसकी पूछ ली जाए हमसे, तो देखो 21, 22 और ये अपना 23 हो जाएगा। ठीक है, वेनेडियम की अपने से पूछ ली जाए तो क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब 23 में से सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न की 18 तो किसने भर दिए, आर्गन ने भर दिए। अब 18 आर्गन ने भर दिए तो बचे कितने, 5 बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। अब 5 कहां भरने अपने, देखो 4s और 3d, 5 यहां पे भरने हैं। अब 5 में से 2 तो कौन उठा लेगा, अपना s उठा लेगा ना, इसकी तो कैपेसिटी ही 2 की है, तो 2 इसने उठा लिए, तो 3 इसमें आ जाएंगे। ये सिंपल तरीके से हमने लिख दी, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब आपसे पूछ ली जाए, देखो क्रोमियम की अगर पूछ ली जाए, देखो 1 2 3 4, मतलब ये है 24 एटॉमिक नंबर होगा। देखो आपसे पूछ लिया जाए कि क्रोमियम की बताओ भाई एटॉमिक नंबर कितना होगा, 24 होगा। अब बिल्कुल सेम पैटर्न देखो, 18 तो कौन कर देगा, आर्गन कर देगा। अब 18 आर्गन ने कर दिए पूरे, तो कितने बच गए, 6 बच जाएंगे। तो किसमें भरने अपने, 4s और 3d। अब 6 में से क्या है, 6 में से s की कैपेसिटी कितनी है, 2 की है, 4s2 और 3d4। ये सिंपल तरीके से हो जाएगी और आपको एग्जाम में मिलेंगे 0 नंबर। और ये आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ते हैं अपना जो भी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग है ना, उस सब में हम देखते हैं कि फुल्ली फिल्ड कंडीशन एंड हाफ फिल्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल देखो ये अपने क्या है, ये अपने p सब शेल के ऑर्बिटल्स है ना, p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब ये इसकी मान लो, ये इसकी क्या कंडीशन है, हाफ फिल्ड कंडीशन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होती है, नॉर्मल से ये ज्यादा स्टेबल। फुल्ली फिल्ड कंडीशन क्या होगी इसकी, कि सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, ये फुल्ली फिल्ड कंडीशन है, ये भी नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल है। इधर हम मेनली डी की बात कर रहे हैं, तो डी का देख लेते हैं भाई, डी में कितने होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे। देखो ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, तो इसकी हाफ फील्ड कंडीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तो ये हाफ फील्ड कंडीशन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। फुल्ली फील्ड क्या होगी, सब में क्या है, सब ऑर्बिटल में 2-2 आ जाए, तो ये फुल्ली फील्ड कंडीशन, ये भी ज्यादा स्टेबल है। तो एक बात पता चल गई कि भाई हाफ फील्ड कंडीशन और फुल्ली फील्ड कंडीशन ज्यादा स्टेबल होती है। अब यहां पे ध्यान दो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन डी में 1 और मिल जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, जो ये s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको दान में दे देता है, डोनेट कर देता है। तो इसकी फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो आर्गन तो सेम रहेगा, 4s में कितने रह जाएंगे, 1 हो जाएंगे क्योंकि इसको दे दिया, और ये 3d अब 5 हो जाएगी, है ना। 5 मतलब हाफ फील्ड यानी ज्यादा स्टेबल, है ना। 5 3d 5 और 3d 10 क्या होंगी, ज्यादा स्टेबल होगी, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
सिंपल सी बात है। अब ऐसी ही चीज एक को देखने को मिलेगी अपनी इसमें कॉपर में भी देखने को मिलेगी। देखो कॉपर में क्या है, यहां पे आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो 29 आपको मिलेगा। अगर यहां पे अपने को कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो 29 क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो आर्गन से कितने फिल हो गए, 18 फिल हो गए। आर्गन से 18 फिल हो गए, बच कितने गए, 11 बच गए, 11 बच गए। अब 11 में से हम करेंगे क्या कि 4s2 कर देंगे और 3d9 कर देंगे। क्वेश्चन हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। वही सेम चीज है कि 9 है, अगर यहां 10 हो जाते तो मजा आ जाता, 3d फुल्ली फिल्ड हो जाता है ना। तो होता क्या है, ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इसकी तरह है, बस क्या है 4s1 हो जाएगी और 3d की यहां पे 5 था हाफ फील्ड, यहां पे 10 हो जाएगी। तो क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खास बात होती है, याद रखेंगे, सुपरहिट क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात और देखो, यहां पे देखो जैसे इसमें 3d3 था, अब 3d3 कैसे बनेगा, 3d3 कैसे बनेगा। देखो ये अपना मान लो डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। 3d1 देखो 3d1 से देखते हैं, 3d1 कंडीशन कैसी बनेगी, ये 3d1 कंडीशन है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3d2 कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, 3d2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 3d3 कैसी बनेगी, ये है अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन। 3d4 3d5 हाँ इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसमें 2 और भर दे तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक और भर दे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक और भर दे तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बट एक और भर दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक और भर दे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम के पास पाए जाएंगे। हाँ, किसके पास नहीं पाए जाएंगे, तो देखो ये वाला है ना, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनमें क्या होगा, कैसी कंडीशन हो जाएगी, देखो इनमें आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, हाँ कैसी कंडीशन हो जाएगी, इनमें हो जाएगी आपकी 4s2 3d10 ये वाली कंडीशन आ जाएगी, है ना। मान लो ये मैंने तो जिंक का एग्जांपल बताया है, नीचे वाले में भी क्या कंडीशन हो जाएगी, s2 एंड d10। मतलब क्या है, s ऑर्बिटल भी पूरा भरा है, d ऑर्बिटल भी पूरा भरा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना। यहां से भी बहुत चीजें अपनी बनेंगी। देखो मैं चैप्टर का बेस तैयार कर रहा हूं, आगे इन्हीं से अपनी चीजें आएंगी। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ये वाला जो यहां पे आपको दिख रहा है, ग्रुप दिख रहा है, समूह, है ना, समूह क्या बोलते हैं हिंदी में, समूह, झुंड जो दिख रहा है, इनके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाई साहब नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि इनके पास s2 और d10 कंडीशन आ चुकी है। इसीलिए क्या है, इनको बाकी एलिमेंट से अलग ही रखा जाता है। बोला जाता है कि यार तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम अलग ही हो ना। बाकी के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल नहीं किया जाता, है ना। यहीं से अपना मेन चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो हम बेस तैयार कर रहे थे। ठीक है, हम अपने चैप्टर का बेस बना चुके हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मेन चैप्टर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो एक बात मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो मेन है उनमें से झुंड से अलग निकल गए थे। कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्यों निकल गए थे, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो बहुत स्टेबल होती है ना। इसमें d10 होता है, d10 मतलब फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसको आप हिलाओगे तो वो हिलेगा नहीं। देखो d10 क्या है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी है। मतलब उसको आप छेड़ोगे तो वो छिड़ेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये चीजें बहुत काम आएंगी जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, बट जो झुंड से अलग निकल गए थे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनको नॉन ट्रांजिशन। बाकी के सारे क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये झुंड से अलग निकल गए, ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नियरली ऑल आर टिपिकल मेटल, लगभग सारे डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। यहां पे स्पेशल क्वेश्चन यही बनेगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। मतलब इनसे, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है ना। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, सबको पता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी s इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम होगी इतनी। अब इस चीज को अपने को समझना पड़ेगा कि ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या चक्कर है। देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, s इलेक्ट्रॉन्स। देखो फॉर एग्जांपल किसी में, देखो किसी की कॉन्फ़िगरेशन है ये 4s2 3d3, ये कॉन्फ़िगरेशन है किसी की। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, s इलेक्ट्रॉन। अब s के कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम हो जाएगी 2 हो जाएगी। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, s इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेयर्ड d कितने बनेंगे, 3d3 में ये d बना लेते हैं हम। ठीक है, ये अपना d बन गया। ठीक है, तो 3d3 में कितने अनपेड होंगे, 1 2 3, 3 तो हो जाएंगे d के अनपेड, प्लस s के कितने होते हैं, s के तो 2 हमेशा रहेंगे, तो मैक्सिमम हो जाएगी s इलेक्ट्रॉन अनपेड d इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, है ना। अलग कलर का ले लेते हैं। मान लो किसी की कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 3d7। ठीक है, अब इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, s इलेक्ट्रॉन जो कितनी है, 2 है। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है, s प्लस अनपेड d इलेक्ट्रॉन। तो अनपेड d देख लेते हैं, इसके 3d7 में कितने बनेंगे, 3 4 5। ठीक है, तो अनपेड देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनपेड कितने हैं इसमें, 3 है। 3 प्लस s को कर दो, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगी। तो इसके मिनिमम होगी 2, मैक्सिमम हो जाएगी क्या, 5 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे, ये वाले अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +8 है। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, स्कैंडियम अपना सिर्फ +3 में रहता है। स्कैंडियम, ये पूरा ही जुगाड़ी हिल गया। ठीक है, तो स्कैंडियम अपना सिर्फ +3 में रहता है और जिंक सिर्फ +2 में रहता है। ठीक है, मिनिमम हमने देख ली, मैक्सिमम हमने देख ली, हाईएस्ट देख ली, और क्या है, स्कैंडियम और जिंक ये सिर्फ +3 में रहेगा, ये सिर्फ +2 में रहेगा। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैं बोला था ना बार बार की अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो इनको तो हमने छोड़ दिया, चलो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, 3 में झुंड से अलग हो गए थे, पर बाकियों में बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी वाले अपने ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो इनके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना। फिर से वही बात है, कम होगा किसके लिए, जिंक कैडमियम मरकरी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों, क्योंकि इनमें फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है ना। फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं है, तो लो है ना। उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाकियों में तो उनका हाई है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें। देखो मैं बार बार बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ में आएगी सारा चैप्टर ही खुल जाएगा। बार बार से वही अनपेड इलेक्ट्रॉन की बातें आएंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। अब n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड से। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। देखो इसको हम यहां पे जो लिखा हुआ है आप समझ लेना, इसको पढ़ लेना, पर मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। देखो ये मान लो कोई मेटल है अपना, मान लो कॉपर है, ये अपने कॉपर के एटम है। ठीक है, ये अपने कॉपर के एटम है। अब कॉपर के एटम के बीच, कॉपर क्या है अपना, मेटल है, तो मेटल के बीच में छोटे छोटे एलिमेंट यहां पे ट्रैप हो जाएं। छोटे छोटे एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, बोरोन, कार्बन, छोटे छोटे एलिमेंट यहां पे ट्रैप हो जाएं। ये अपना क्या था, कॉपर था, ये अपना कॉपर है, ये अपना कॉपर है, ये अपना कॉपर है, ये अपना कॉपर है। ठीक है, इनके बीच में छोटे छोटे एलिमेंट ट्रैप हो जाएं। हाइड्रोजन, बोरोन एक तरीके से इंप्योरिटी ही है, तो इनको बोलते हैं हम क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इनको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे खास बात क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, हार्डर होते हैं। मतलब प्योर, अगर प्योर कॉपर की बात करते, देखो मैं फिर से वहीं आप पे आता हूं कि प्योर कॉपर की बात करते तो उससे ज्यादा हार्डर है अगर इसके बीच में छोटे छोटे एलिमेंट आ जाएं, ट्रैप हो जाएं। ठीक है, तो ये है इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते। इनर्ट मतलब जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमने बात की थी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है ना। जैसे मैंगनीज ही है तो मैंगनीज +2 भी शो कर सकता है, +7 भी शो कर सकता है। तो इस तरीके से है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। वेकेंट ऑर्बिटल है डी में, देखो मान ले किसी के डी में 3 ऑर्बिटल वेकेंट है, किसी के 2 वेकेंट है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वहां पे ना जगह रहेगी, तो वो रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एड्सॉर्प्शन पावर है, मेटल के सरफेस पे क्या है, एड्सॉर्प्शन हो सकती है ना, कैटालिसिस। ये सरफेस केमिस्ट्री में भी अपना आता है। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। देखो एलॉय जो मैक्सिमम होते हैं ना अपने, वो यहीं से बनते हैं, मेटल से ही तो बनते हैं, कॉपर, निकल, है ना, क्रोमियम, आयरन, इन्हीं से तो बनते हैं। तो एलॉय फॉर्मेशन में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अच्छा खासा रोल रहता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, लैंथेनॉइड्स आते हैं और एक्टिनॉइड्स आते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अब देखो लैंथेनॉइड्स कौन से होते हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक, और एक्टिनॉइड्स कौन से होते हैं, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब हम करते हैं पॉइंट्स ऑफ रिजेंबलेंस, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स दोनों के लिए कॉमन है, या दूसरी भाषा में बोल लूं ऐसी प्रॉपर्टीज जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों ही शो करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है बोथ शोज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बोथ शोज +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब खुद क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसीलिए दूसरे को कर देंगे रिड्यूस, और दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली कटायंस ऑफ बोथ आर कलर्ड। ठीक है, एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड्स के जो कटायंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कटायंस विद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक। ये तो कॉमन सेंस जीके की बात है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। देखो हमने सुना ही है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, तो दोनों ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होती है।
देखो अभी अभी हमने कवर किए लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स के बीच में पॉइंट्स ऑफ रिजेम्बलेंस, दोनों के कॉमन प्रॉपर्टीज। अभी हम करते हैं लैंथेनोइड्स और एक्टिनोइड के बीच में डिफरेंस। देखो अदर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 तो क्या थी, दोनों की कॉमन थी। अदर देन +3 क्या है, लैंथेनोइड शो करते हैं +2 एंड +4, और यहां पे +4 +5 +6। देखो इनकी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, पहले एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं, फिर डिफरेंस की आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लेस। ठीक है, जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और ये वाले मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। लैंथेनोइड्स के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, लेस बेसिक, और इसके मोर बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट कि जो लैंथेनोइड्स होते हैं वो ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट पीएम, और इधर सारे के सारे एक्टिनोइड्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव। अब देखो ट्रिक देखो लैंथेनोइड जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एल से, एल फॉर लैंथेनोइड और एल फॉर लेस। लेस मतलब यहां पे सब कुछ कम है, सब कुछ लेस है। लेस मतलब देखो ये +2 +4 लेस है किससे, +4 +5 +6, ये थोड़ी ऊपर को जा रही है और ये लेस है। ये इधर देखो एल फॉर लेस, एल फॉर लैंथेनोइड, ये भी लेस है और ये भी लेस बेसिक। और इनमें ऐसे पॉइंट इसको याद रखना कि रेडियो एक्टिविटी इनमें लेस है, इसलिए नॉन रेडियो एक्टिव है, और इनमें रेडियो एक्टिविटी ज्यादा है तो ये सारे रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं डी ब्लॉक के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना जिस तरीके से, उसी तरीके से आपकी सारी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, पर आप एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, देखो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला क्या है, KMnO4। अब KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। अब देखो +7 से ज्यादा तो ये जा नहीं सकता ना, मैक्सिमम है +7, मतलब इससे कम ही जा सकता है। तो इससे +7 से जब ये मैग्नीज कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस और दूसरों को कर देगा ऑक्सीडाइज, और इसीलिए क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो इसमें एक कंफ्यूजन आती है परमैंगनेट आयन और मैग्नेट आयन। देखो ये है KMnO4, मतलब ये पोटेशियम प्लस यहां से जाएगा तो क्या बचेगा, परमैंगनेट आयन। और मैग्नेट आयन क्या होता है, अगर यहां पे होता K2MnO4 तो क्या होता, MnO4-2, ये होता है मैग्नेट आयन। अब इसमें से जो सुपर हिट क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है ये। देखो ये है KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज। अब देखो इसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नीज +7 से चला जाएगा +2 में, और न्यूट्रल में क्या जाएगा, +7 से +4 में, और बेसिक मीडियम में क्या होगा, +7 से +6 में चला जाएगा। क्लियर बात है, तो ये बात तो क्लियर है कि हर केस में +7 से कम ही जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा। मतलब तीनों केस में किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, है ना। अब देखो इनको याद कैसे करना है ना, इनको बार बार भूल जाते हैं, तो न्यूट्रल का सिर्फ याद रखना, न्यूट्रल का याद रखना +4, है ना। ऐसे लगा लो कि ये पीएच है, ये पीएच है +4। अब 4 में से 2 माइनस कर दो, इधर 4 में 2 प्लस कर दो, इधर 4 में से 2 माइनस कर दो 2, इधर 4 में 2 प्लस कर दो 6। ठीक है, और ये अगर आपको भूल जाए तो ऐसे याद रखना, ये क्या है, पीएच है। अब पीएच कम होगी तो सॉल्यूशन एसिडिक है, पीएच बढ़ेगी तो बेसिक है, और ये क्या है, अपना न्यूट्रल ऑलरेडी था हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसके बाद है K2Cr2O7। इसमें सबसे अच्छी याद रखने की चीज है ये वाली। देखो ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, इनको देखो, इनको ये सिंपली क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और खुद चला जाएगा क्रोमियम +3 जिसका कलर है ग्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इसका ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आता है, इसको जरूर याद कर लेना, कुछ भी ना समझ आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है।